विद्यार्थीगण, आज हम लोग इस व्याख्यान में वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ, महत्व एवं शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि वैदिक काल का समय खंड क्या था। तो ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 500 ईसा पूर्व तक का समय काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद की रचना काल से ही मानी जाती है और तमाम इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने इस वैदिक काल को भी कई खंडों में बांट दिया है, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, सूत्र काल एवं स्मृति काल। लेकिन सभी कालखंडों में एक समानता थी कि शिक्षा के केंद्र में वेद ही रहे हैं और वेद के आधार पर ही शिक्षा आगे बढ़ी है। वैदिक काल में शिक्षा से प्राय वेदकालीन शिक्षा से है, क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः वेदों, जो चतुर्वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हीं पर आधारित थी। इस काल की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद ही एकमात्र स्रोत थे और शिक्षा के केंद्र में वेद ही थे। वेदों में शिक्षा का प्रयोग विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, बोध के रूप में, विनय के रूप में, अंतर्ज्योति के रूप में हुआ है। शिक्षा को उस अंतर्ज्योति के समान माना जाता था जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर के, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेता था, जो कि जीवन का उच्चतम लक्ष्य था। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा लौकिक न होकर के आध्यात्मिक थी और परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन थी। इस काल में पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करने को शिक्षा नहीं माना जाता था, न ही शिक्षा को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में माना जाता था, बल्कि शिक्षा वह प्रकाश पुंज था जो मनुष्य के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर उसके सर्वांगीण विकास, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास को बल देता था। इस प्रकार शिक्षा शारीरिक विकास करने वाला, मानसिक विकास करने वाली, आध्यात्मिक विकास करने वाली क्षमताओं का विकास करने का एक साधन था। और जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं वैदिक काल की, तो उस समय मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं था, अपितु धर्म के मार्ग पर चल कर के मोक्ष प्राप्त करना या करने का प्रयास करना ही शिक्षा मानी जाती थी। शिक्षा धर्म का अंग था, इसलिए जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के अनुसार चलती थी और यही जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था, उसी को प्राप्त करने के निमित्त आयोजित होती थी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का पहला उद्देश्य था, ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का समावेश संपूर्ण समाज में करना। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना विकसित करना था, क्योंकि इस काल में धर्म का जीवन में प्रमुख स्थान था। इसलिए गुरुकुलों में छात्रों के लिए विभिन्न दैनिक अनुष्ठानों, व्रतों एवं विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। छात्रों को व्रतों का पालन करना होता था, नियमित संध्या अर्चना करनी होती थी, प्रातः पूजा पाठ करनी होती थी तथा अन्य धार्मिक कृत्य, उत्सव इत्यादि में भाग लेकर के उसमें पवित्रता और धार्मिकता की भावनाओं को ग्रहण करना होता था, जो उनके विद्यार्थी जीवन तथा भविष्य के जीवन दोनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रसर होती थी। चरित्र निर्माण अगला उद्देश्य था। इसमें वैदिक कालीन समाज में सदचरित्रता को विद्वता की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया गया था और एक सचरित्र व्यक्ति एक विद्वान और दुष्चरित्र व्यक्ति की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता था। इस निमित्त जो छात्रों को आदर्शों का ज्ञान कराया जाता था, जिनसे चरित्र निर्माण में
प्रेरणा मिलती थी तो छात्रों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और जो नियम निर्धारित थे गुरुकुल के सभी का अनुपालन करना होता था। गुरु भी बड़े प्रभावशाली और आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति होते थे जिनका प्रभाव छात्रों पर पड़ता था और गुरुकुलों में एक जो वातावरण बनता था आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, नैतिकता का, उच्च चरित्रता का, श्रेष्ठता का, वो विद्यार्थी खुद ब खुद अनुकरण के माध्यम से देख करके ग्रहण कर लेते थे और वैसा बनने का प्रयास करते थे। व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य भी था वैदिक कालीन शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा केवल शिक्षा के रूप में न होकर के बल्कि सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के रूप में जाना जाता था, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, कौशलात्मक विकास हो और इस तरह से सारे तरह के जो विकास हो विकास हों और समन्वय में हो। क्योंकि सभी लोगों का मानना था वैदिक काल में कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। साथ ही आत्मानुशासन, आत्मसंयम, सदचरित्रता बड़ी ही आवश्यक थी, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का हिस्सा था। और साथ ही व्यक्ति कैसा उसका आहार विहार हो, किस प्रकार का उसका आचरण हो, वस्त्र हो, निद्रा और शयन की विधि क्या हो, समय क्या हो, इन सारे चीज़ों दैनिक जीवन के जो रूटीन हैं उनको फॉलो करना एक उचित और अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना जाता था, जिससे कि छात्रों का सम्यक व्यक्तित्व का विकास हो सके। छात्रों में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की समझ का एक उद्देश्य था और ये कोशिश की जाती थी कि बालक समाज से कटे नहीं, बल्कि समाज के सारे, समाज में ही उसे रहना है तो समाज के सारे नियम मर्यादाओं को जाने समझे और उनका अनुपालन करे। और गुरुकुल में उपनयन संस्कार प्रवेश के समय से लेकर के समावर्तन संस्कार तक विद्या जो कि अंतिम संस्कार था, गुरु इन चीज़ों का ध्यान रखता था और समावर्तन संस्कार के समय उसे सामाजिक आदर्शों पर चलने की एक शिक्षा प्रदान करता था कि हम वो कर्तव्य का ज्ञान कराता था, कर्तव्य का बोध कराता था कि वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का और उसकी मतलब संपूर्ण रूप में उसका पालन करे और अच्छे सामाजिक जीवन को प्राप्त करे और उसको सजग करता था कि उसके नैतिक सामाजिक दायित्व क्या है वो जाने और उसका जीवन में अनुपालन करे। सामाजिक कुशलताएं समाज की कुशलता के लिए और श्रेष्ठता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य की जो व्यक्तिक कुशलता से ही सामाजिक कुशलताओं का निर्धारण होता है। तो उस समय विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में, शिल्पों में, कारीगरी में जो 64 शिल्पों की बात उस समय की जाती थी, छात्रों को यथा योग्य बनाया जाता था कि उनके बड़ के अनुसार उन्हें कौन से व्यवसाय में जाने हैं, उनकी विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी और उस व्यवसाय से और उस बड़ से निमित्त जो आचरण का विधान था, जो नैतिकता का विधान था, जो वो सारे चीज़ें जो भी उससे संबंधित कौशल थे विद्यार्थी को प्रदान किए जाते थे, जिससे कि सामाजिक दक्षता में वृद्धि हो और जो हमारा विद्यार्थी अपने सामाजिक जीवन में एक संतुलन स्थापित करे और श्रेष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में अपने जीवन को जिए। साथ ही राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण एवं उसके प्रसार का भी एक उद्देश्य था और विशेष रूप से छात्रों को सारे जो वैदिक साहित्य थे उनको कंठस्थ कराया जाता था और शुद्धता पर भी ध्यान दी जाती थी कि वो उसी रूप में, अपने मूल रूप में ही अगली पीढ़ी में पहुँचे। और साथ ही तमाम तरह के जो शिल्प थे या ब्राह्मणेतर साहित्य थे और जो एक तरह से व्याकरण है, लौकिक साहित्य है, तर्क विद्या है, दर्शन है या तमाम शिल्पों की विद्याएं हैं, इनका भी विद्यार्थियों को ज्ञान करा करके उनके संरक्षण